नमस्कार। और आज का ये वीडियो मैसेज मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैसेज है। और मैं आपके साथ एक क्लेम केस मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम केस साझा करूंगा और बताऊंगा कैसे इंश्योर ने अपना वाजिब क्लेम हक लिया। और मेरी भी बहुत छोटी सी इसमें भूमिका थी। और ये इंश्योरेंस जो हमारे देश में मोटर ओडी इंश्योरेंस है, उसमें नियम तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन उनका अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है। और जिसकी वजह से बहुत सारे बीमा धारकों को दिक्कत, परेशानी क्लेम के समय होती है। अभी हमारे देश की संसद में जो इंश्योरेंस एक्ट है, तो उसके अमेंडमेंट के लिए एक बिल पास हुआ है। और जल्दी वो तय प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा साइन होकर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसका कानून बन जाएगा। जो अमेंडमेंट्स जो भी किए हैं उन्होंने, और बेहतर हैं अमेंडमेंट्स। और उसमें जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है हमारे देश में, उसको मुख्यतः और ज़्यादा पावरफुल बनाया है, उसको और अधिकार दिए हैं। और मैंने बहुत थोड़ा सा उसका अध्ययन किया है। मैं मेन मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड जो अप्रूव सर्वेयर या इंटरमीडिएटरी हैं, उनके ऊपर उन्होंने थोड़े सख्त प्रावधान रखे हैं कानून में। अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन या जो काम करने का एक तरीके से लाइसेंस है, या जो परमिशन है, एक तरीके से उसको निरस्त कर दिया जाएगा। वैसे सच्चाई तो ये है कि जो जो अभी वर्तमान में चल रहा है बीमा कानून, या उसके तहत जो बीमा नियामक ने सर्वेयर्स के लिए सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 बनाया है, या जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो तय करने की गाइडलाइंस हैं, जो मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 में हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छे हैं। बहुत कड़े प्रावधान भी हैं, बहुत सारी अप्रूव सर्वे के लिए जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट तय हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका अनुपालन बहुत कम या मनमर्जी से हो रहा है। अगर जैसे कोई सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं, तो बहुत सारे अप्रूव सर्वेयर नहीं देते हैं इंश्योर्ड को, या बहुत मुश्किल से बहुत समय बाद देते हैं। जबकि अप्रूव सर्वेयर की जिम्मेदारी है इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की, और मांगने पे तो बिल्कुल देनी चाहिए। ट्रांसपेरेंटली काम करना होता है। और बीमा कंपनी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बीमा कंपनी भी ये जिम्मेदारी कई बार बहुत सी कंपनी निभा देती, लेकिन कुछ नहीं निभाती। या सर्वे रिपोर्ट की जगह असेसमेंट शीट दे देंगे। मतलब लोगों को या अप्रूव सर्वेयर को सर्वे रिपोर्ट और असेसमेंट शीट का अंतर नहीं पता, या इरादा नहीं है। और कुछ कंपनी तो ऐसी है कि अप्रूव सर्वेयर के अपॉइंटमेंट की भी जानकारी इंश्योर्ड को नहीं देती हैं। और एक दो कंपनी तो मैंने ऐसी देखी कि वो अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट ही नहीं करती, जिनमें ज़रूरत भी है, और मांगने पे भी कोई जानकारी नहीं देती हैं। तो इतनी ज़्यादा मतलब गलत कार्यशैली भी मैंने देखी है। जबकि सर्वेयर अपॉइंटमेंट की जानकारी, उसकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी देनी, सर्वे रिपोर्ट कॉपी की जानकारी देना, ये सब बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। अभी हाल फिलहाल में आईआरडीए ने एक अप्रूव सर्वेयर जो मुंबई बेस्ड हैं, मुंबई सराउंडिंग्स के हैं, उनके विरुद्ध कुछ ये कार्रवाई की थी। उनकी कार्यशैली को चेक किया था, उनको नोटिस भेजा था, और फिर उन्होंने जवाब दिया, और फिर आईआरडी ने भी जवाब दिया। उनके 18 दिन जो उस वो आईआरडी की वेबसाइट पे कोई भी उसको पढ़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर का ही है। और उसमें उनके 18 दिन ऐसे थे जब उन्होंने 30 से 40 या 40 से 50 या 50 से 60 सर्वे एक दिन के अंदर किए। 60 सर्वे एक दिन के अंदर, या 50 सर्वे एक दिन के अंदर, या 40 सर्वे एक अप्रूव सर्वेयर को एक दिन के अंदर, और वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे करना, जो बहुत ही मुश्किल काम है। उनके 18 दिन ऐसे थे।
तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी जगह जो उनके अप्रूव सर्वेयर बनने के लिए जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उन ट्रेनी से भी उन्होंने, और जिनकी जो 50,000 से कम जिस पे एक अप्रूव सर्वेयर की मैंडेटरी ज़रूरत नहीं होती, वो सर्वे उन्होंने उनसे कराए। तो ये बहुत ही अजीब और गलत जवाब था। अप्रूव सर्वेयर वो आगे अपने सर्वे जॉब को आउटसोर्स नहीं कर सकता, और वो ही एलिजिबल है। और ये जो ट्रेनी जिस पे लाइसेंस नहीं है वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। जिस अप्रूव सर्वेयर को काम दिया गया ये उसी को करना है। तो उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की गई, उन्हें वार्निंग दी गई और कहा गया कि भविष्य में वो ऐसा ना करें, नहीं सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वैसे सर्वियर रेगुलेशन में ये ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मामला था। उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता था, और सस्पेंड भी किया जा सकता था, और इवन रिजेक्ट कैंसिल भी किया जा सकता था, टर्मिनेट भी किया जा सकता था एक प्रोसेस के थ्रू। लेकिन आईआरडीए ने ऐसा नहीं किया। और लेकिन अभी जो बीमा कानून आया है, उस बीमा कानून में अब सीधा कानून में, पहले ये रेगुलेशन में थे, अब बीमा कानून में गलत कार्यशैली मिसकंडक्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिलेशन के लिए लिखा हुआ है। और अप्रूव सर्वेयर के लिए जो अब हर 3 साल में रिन्यूअल थे कराते थे अपने लाइसेंस का, अब उसकी जगह एक रजिस्ट्रेशन शब्द इस्तेमाल किया, जिसकी हर साल एक तय फीस आईआरडीए को जमा करनी होगी। तो ये कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं है, बल्कि ईज़ी है कि अपना एक ऑनलाइन आप कोई भी फ़ीस जमा कर सकता है, क्योंकि हर 3 साल में वही सब पेपर, अपनी मार्कशीट, अपने फ़ोटो, जो पेपर शुरू से देते आ रहे हैं वो हर 3 साल या 5 साल जैसे भी था वो सेम चीज़ें देना, तो वो कोई मतलब नहीं था। वैसे ये एक अच्छा कदम है। तो खैर, जो मेरा कहने का जो ये मैंने इतनी लंबी बातें कही, भूमिका बनाई, वो ये था कि जो ये इंश्योर जो अभी वर्तमान में भी जो कानून जो प्रभावी है उस, और जो सर्वेयर रेगुलेशन है या मास्टर सर्कुलर है 2024 प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये सब बहुत बेहतर है। इनके नियम कायदे जो लिखे हुए हैं उनमें कोई कमी नहीं, लेकिन उनका अनुपालन बिल्कुल नहीं हो रहा, या बहुत कम हो रहा है, या मन मर्जी से हो रहा है, जिसकी मर्जी वो करे और जिसकी मर्जी ना करे। अगर कोई इंश्योर्ड इसके लिए शिकायत करना चाहता है तो कोई, मतलब एक तरीके से ऐसा महसूस होता है जैसे अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है और कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये जो बीमा कानून आया है ये सिर्फ लिखावट तक ही बेहतर सीमित साबित ना हो, बल्कि प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, और गलत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रभावी हो, जिससे गलत करने वाले के मन में डर पैदा हो। अभी कोई डर नहीं है। और जो मैंने अनुभव किया, बहुत सारे अप्रूव सर्वेयर्स वो बीमा कंपनी की सोच समझ फायदे के अनुसार कार्य करते हैं, ना कि इंसाफ के नज़रिए से, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के नज़रिए से, ना अपनी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट के नज़रिए से। तो उनकी जो सर्वेइंग है, कोई भी चीज़ हो, मैं खुद एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी कार्यशैली को चेक किया जाना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। और ख़ासतौर से अगर कोई शिकायत आ रही है या बार बार आ रही है तो बिल्कुल चेक होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बीमा कानून है इससे सुधार होगा और लोगों को बेहतर बीमा ग्राहक सेवा मिलेगी, बीमा सेवा मिलेगी। तो अभी जो मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रख रहा हूँ, ये मुझे अभी दिसंबर शुरुआत में शायद मुझसे संपर्क किया था। ये एक भारतीय सेना में कार्य करते हैं, बहुत अच्छी सेवा होती है, देश सेवा करते हैं। और इनके पास एक टाटा नेक्सॉन ईवी कार है, जो दिसंबर 2020 में इन्होंने खरीदी थी शुरू से ही। और इसका एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से बीमा है। इसमें बहुत सारी कवरेज मैंने लिख ली हैं। इसमें बहुत, इस गाड़ी की आईडीवी 8,89,110 रुपये है, और इसका 75% ऑफ आईडीवी 6,66,833 रुपये आता है। इसमें नो क्लेम बोनस 25% है,
और इसमें एड ऑन है रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन, आरटीआई जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, एक लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स ये है, एक कंज्यूमेबल कवरेज है एड ऑन, एक है रोड साइड असिस्टेंट आरएसए, और ये इसमें एड ऑन कवरेज है जिसका इन्होंने प्रीमियम दिया है। और लगभग इन्होंने 15 सवा 15 लाख या जो भी है उसके करीब की ये गाड़ी थी, प्लस रजिस्ट्रेशन, मुझे एग्जैक्टली कीमत ध्यान नहीं है लेकिन इतने के अराउंड थी। रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, रोड टैक्स वगैरह ये, और इंश्योरेंस पॉलिसी के जो खर्चे वो सब रहे हैं। लेकिन खास बात है कि इस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज नहीं है। बाकी आरटीआई है, लेकिन जो पार्शियल लॉस क्लेम में जो जनरल रेगुलेशन 9 के अनुसार डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, तो उसके लिए कवरेज नहीं है। ये एक सामान्य पॉलिसी है। और बाकी लेकिन आरटीआई एड ऑन कर कवरेज या और एड ऑन कवरेज है। इस गाड़ी का साहब इन्हीं से जो गाड़ी मालिक था हमें फौजी साहब, उनसे 15/11/2025 को एक एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और पिलानी एक जगह है वहाँ के, और वहीं इनके आसपास ये घर आए हुए थे। एक पुलिया से गाड़ी इनकी टकरा गई और फिर एक गहरी जगह में गिर गई, जिसकी वजह से सामने से और अंडर कैरेज मतलब नीचे की तरफ से इसमें काफ़ी डैमेज हुआ। गाड़ी को आरएसए फैसिलिटी थी, इन्होंने तुरंत एक टाटा डीलर पे गाड़ी को भिजवाया, और गाड़ी का वर्कशॉप में एस्टिमेट बना के बीमा कंपनी को, जो संबंधित बीमा कंपनी थी उनको इंटीमेट किया। लगभग गाड़ी की जो आईडीवी 8,89,000 और जो रिपेयर एस्टिमेट था वो 12.5 लाख रुपए के आसपास का था। तो गाड़ी की आईडीवी कीमत से भी ज़्यादा का रिपेयर एस्टिमेट था। और सब बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया, और समय यूं ही फिर बीतता गया। इन्होंने किसी तरीके से यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखे, मुझको ईमेल की, फिर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली और फिर हमारे बीच बातचीत हुई, और ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे धीरे धीरे बताई। तो मैंने, ये हमारा संपर्क भी सब मेरे मेरे हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा साहब आपकी गाड़ी में सर्वेयर कौन है। तो इनको उस समय तक ठीक से अप्रूव सर्वेयर का मालूम नहीं था। ये जो इंश्योरेंस कंपनी के एक एम्प्लॉई थे जो जयपुर बेस्ड थे, जो जयपुर में बैठते थे, उनको ये सर्वेयर समझ रहे थे। और जो सर्वेयर साहब जो फोटोग्राफ ले रहे थे उनको ये फोटोग्राफर या उनका असिस्टेंट समझ रहे थे। तो इनको ठीक से मालूम नहीं था। तो मैंने कहा साहब आपको किसी ने बताया नहीं? बोले नहीं। जबकि इनकी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। मैंने इनसे पूछा साहब आपने कोई रिटर्न ईमेल कम्युनिकेशन किया? तो बोले नहीं साहब। तो मैंने कहा आप मेल कम्युनिकेशन कीजिए, ये बीमा कंपनी की आईडी शायद मैंने इन्हें कुछ दी या कुछ इनके पास थी, जो भी है इन्होंने मेल लिखी। और मैंने इनसे कहा आप सबसे पहले तो ये पूछिए कि साहब ये जो साहब फ़ोन पे जो भी आपसे जानकारी मांग रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप कौन हैं और इस गाड़ी में सर्वेयर कौन है। तब इन्होंने मेल की, फिर इनको वह जैसी ही मेल की उसके बाद इनको जवाब आ गया कि साहब वो जो जो फोटोग्राफ कर रहे थे वही इस गाड़ी के अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, और ये बीमा कंपनी के मैनेजर हैं, क्लेम डीलिंग मैनेजर हैं। खैर ये ठीक हुआ। उसके बाद पूछा साहब क्लेम में डिले क्यों है? उन्होंने कहा साहब ये हाई वैल्यू क्लेम है, और इस गाड़ी, चूंकि ये ईवी गाड़ी थी, इसमें बैटरी भी डैमेज हुई थी, और बैटरी बहुत ही कीमती है, शायद लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास की तो बैटरी है। जो उसका मोटर होता है वो भी 2-2.5 लाख रुपए का है, वो भी डैमेज हुआ था, बैटरी भी डैमेज हुई थी इसमें फिजिकली। तो बीमा कंपनी का कहना था कि साहब ये रिपेयर हो सकती है या नहीं, ये इस बारे में टाटा से, जो टाटा डीलर है या जो भी उससे संबंधित इसका वेंडर है, तो उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो इसी वजह से ये डिले हो रहा है। खैर इन्होंने फिर वो बीमा कंपनी के अप्रूव सर्वेयर साहब हैं उन्होंने मेल की, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद टाटा डीलर ने उस गाड़ी का जो वेंडर थे, जो बैटरी और जो भी है उनसे उनका इंस्पेक्शन कराया, और उन्होंने बताया साहब ये बैटरी या मोटर जो भी है वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उसे सील पैक करके हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ भेजना पड़ेगा, और जो भी खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी फिर हम इसे थोरोली चेक करके बता सकते हैं।
तो साहब ये मतलब ये बड़ी जो बैटरी नहीं डलने वाली थी तो और रिपेयर हो सकती है, तो ये मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। जो अप्रूव सर्वे साहब थे उनका कहना था कि इस गाड़ी में जो बैटरी को छोड़ के जो रिपेयर लाइबिलिटी उनकी आ रही है 3,55,000, और अगर बैटरी इंक्लूड हो जाएगी तो वो और बढ़ जाएगा। खैर, फिर वो इन्होंने सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की उनसे कि साहब सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए, तो सर्वे साहब ने इनको सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं दी, बोले मैं आज बीमा कंपनी को दूंगा, और टाल दिया। उसके एक दो दिन बाद बीमा कंपनी ने इन्हें सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी, जो 19/11/2025 की थी। यानी वो का नहीं, 19/11 में तो इन्होंने सर्वे किया था, सर्वे रिपोर्ट थी 28/11/2025 की, और इनको दी उन्होंने 20 दिसंबर 2025 को, यानी कि लगभग 22 दिन के बाद। जबकि ये लगातार उनसे पूछ और मांग रहे थे लेकिन नहीं दी थी। उसमें उनका जो असेसमेंट था वो 3,55,000 था, लेकिन साथ में उन्होंने जो उस डेट के बाद बैटरी का जो रिपोर्ट डिटेल आई कि ये रिपेयर हो सकती है, तो उन्होंने रिपेयरिंग के लिए 2.5 लाख रुपए लमसम उसमें मान लिए थे कि 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी रिपेयरिंग का खर्चा उन्होंने इन इन चीज़ों का और ऐड कर लिया था। तो इनकी जो पार्शियल लॉस मानते हुए रिपेयर लायबिलिटी, बीमा कंपनी की नेट रिपेयर लायबिलिटी 6,33,000 आ रही थी, जो कि 75% ऑफ आईडीवी से कम थी। लेकिन अप्रूव सर्वे साहब ने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये क्लेम के लिए उनकी क्या रिकमेंडेशन है, ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है या टोटल लॉस क्लेम है, ये किस बेसिस पे, ये किस दिशा में ये सेटल होना चाहिए। बीमा कंपनी डिसीजन लेगी, लेकिन अप्रूव सर्वेयर का काम है वो ये तो बताए कि साहब उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ये क्या क्लेम बैठता है। इस गाड़ी का अगर उनकी जो कैलकुलेशन थी, इस गाड़ी का रिपेयर कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने तो पार्शियल लॉस क्लेम पहले ही मान लिया था और उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन अप्लाई करके नेट लाइबिलिटी निकाली थी। जो वाहन का रिपेयर खर्च है वो तो लगभग 11-12 लाख रुपए था, क्योंकि इसमें 35% अप्रिशिएशन ऑन अदर पार्ट्स कैटेगरी है, जिसे मेटल बोलते हैं सामान्य भाषा में लोग, उस पे था, और 50% रबर पार्ट्स पे था। तो इसमें रबर बैटरी रबर ही है, या और भी बहुत सारे कुछ डाउटफुल चीज़ें रहती हैं जो बीमा कंपनी के फायदे के नज़रिए से कंसीडर कर लिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, तो उनको भी कई बार लोग रबर पार्ट्स में रबर पार्ट्स कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं, जबकि वो अदर पार्ट्स कैटेगरी में आते हैं। यानी जैसे इस गाड़ी में 35% ऑफ जो है 35% डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन उसको प्लास्टिक में करेंगे तो 50, यानी 15% का एक बड़ा फर्क आएगा। तो खैर चलो वो तो अभी मुद्दा ही नहीं है। तो उसके बाद ये 6,33,000 यानी, और जो 75% था 6,66,000, यानी 30,000 का इन्होंने गैप रखा। इसके बाद सब फिर इन्होंने जो है इंश्योर्ड ने वर्क उससे बात की, क्योंकि जो खर्चा था वो 2.5 लाख में रिपेयर नहीं होनी थी, एक तो ये रिपेयर लायक ही नहीं थी। तो फिर चूंकि ये एस्टिमेट वो टाटा डीलर ही दे सकता था, तो फिर उससे संपर्क किया गया। फिर उसने मेल पे दिया साहब कि ये जो अगर अगर बीमा कंपनी के सर्वेयर साहब ने भी खैर इसमें उनसे वर्कशॉप से रिपेयर एस्टिमेट मांगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ठीक भी है, मांगना भी चाहिए खैर। तो वो जो वर्कशॉप है उसने, टाटा डीलर वर्कशॉप ने बोला साहब ये लगभग 4.5 लाख रुपए में, 4-4.5 लाख रुपए के करीब का उन्होंने रिपेयर एस्टिमेट बताया कि लगभग इतने में होगी, और 40,000 रुपये से पैक करके कंपनी भेजना लाना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो खर्चा होगा। तो जो सर्वेयर साहब ने 2.5 लाख कंसिडर किया था वो 4 लाख हो गया, 1.5 लाख बढ़ गया। यानी अगर ये पार्शियल लॉस क्लेम मानकर भी नेट लाइबिलिटी को निकाल रहे हैं, तो वो भी जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा हो रही थी। इंश्योर्ड की बीमा कंपनी ने और सर्वेयर साहब की एक मीटिंग फिक्स की,
जो पहले कभी ये इंश्योर्ड उनसे मिले ही नहीं थे, कभी संपर्क ही नहीं हुआ था, सिर्फ टेलीफोनिकली बात हुई थी। और उसके बाद खैर वो खर्चा उसमें ज़्यादा था, शायद वो 12-13 लाख रुपए होता। आगे से भी डैमेज थी, और ये जो मोटर और बैटरीज काफ़ी महंगी होती हैं ईवी गाड़ी की। तो कंपनी ने फिर वो क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना, और टोटल लॉस बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट करने के लिए ऑफर दिया। वैसे वो एनओएस जो नेट ऑफ साल्वेज में अक्सर देकर करता हूँ वो हूँ, लेकिन साल्वेज का मीन्स भी जो है वो रैकेज भी होना चाहिए, यानी आरसी कैंसिलेशन के साथ। लेकिन अभी वो ये मुद्दा नहीं है, इन्होंने कंसेंट के लिए इनसे कहा है, और इन्हें बोला है कि हम 15,31,834 रुपये टोटल लॉस बेसिस क्लेम यानी और एनओएस बेसिस पर आपको देने के लिए तैयार हैं। इनसे अभी इन्होंने एक एनसीबी की और मांग की है। वैसे एनसीबी देने की जिम्मेदारी इंश्योर्ड की नहीं है, ये बीमा कंपनी को प्रीवियस इंश्योरर थी, जब बीमा पॉलिसी जारी की थी तब उसके विद इन 21st डे 21 दिन के अंदर में पिछली इंश्योरेंस कंपनी को लिखना था, और उसकी जिम्मेदारी 1 महीने के अंदर में देनी थी उस अगली इंश्योरेंस कंपनी को। और अगर ये ऐसा काम नहीं करती तो ये ब्रीच ऑफ टैरिफ है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीमा कंपनी। और ये कर रही है इस पॉलिसी के लगभग 1 साल बाद क्लेम आने, ये पॉलिसी भी अब खत्म हो गई है, तब क्लेम आने के भी बाद जब क्लेम सेटलमेंट करी है, तब एनसीबी सर्टिफिकेट इंश्योर से मांग रही है, जो गलत है। खैर इसमें 25% एनसीबी है, मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, और जल्द ही इनको 15,31,834 के अनुसार क्लेम मिल जाएगा। मुझे नहीं पता है इनवाइस वैल्यू कितनी थी, इसमें रजिस्ट्रेशन फी, इस कंपनी का जो एड ऑन कवरेज है, इसमें जो जिस वैल्यू पे ये गाड़ी खरीदी थी वो वैल्यू प्लस रजिस्ट्रेशन फी और प्लस रजिस्ट्रेशन टैक्सेस देने के लिए लिखा हुआ है। तो खैर इसमें मेरी भूमिका ये थी कि मैंने इन कुछ नियम कायदे कानून, मैं इसमें एज ए प्रोफेशनली कंसल्टेंट के तौर पे नहीं जुड़ा हुआ था। बस इनका मुझको फ़ोन आया, वो मेल आई, मेल से फिर हमारे फ़ोन हुए, जो मैं नियम कायदे कानून या कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की दे सकता था वो मैंने दी। इन्हें मैंने ये भी बताया था कि अगर बीमा कम वाहन का जो रिपेयर खर्च है वो अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी बीमा कंपनी और बहुत सारे अप्रूव्ड सर्वेयर और बहुत सारे संबंधित लोग, लगभग 99.99% पहले ही क्लेम को पार्शियल लॉस क्लेम मानकर और रिपेयर बेसिस पर जो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी होती है उसके 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा होने पर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम मानते हैं। और लेकिन ऐसा है नहीं, अगर इंडियन मोटर टैरिफ के अंतर्गत जो जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़ेंगे तो उसमें वाहन के रिपेयर कॉस्ट लिखी है, और जब और जो डेप्रिशिएशन है वो पार्शियल लॉस क्लेम में अप्लाई होता है। और जब हम क्लेम को डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है, तो तब तक क्लेम कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तब तक वो बिल्कुल भी पार्शियल लॉस क्लेम नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। और वाहन का रिपेयर खर्च तो वाहन का रिपेयर खर्च ही है, बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी वो अलग है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में भी वाहन का रिपेयर जो कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी। तो अगर ऐसे केसेस को कोर्ट में लेके जाते हैं तो बीमा कंपनियां वो हारी जाती है, ऑम्बड्समैन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन भी मैंने इनको शेयर किए थे, और लेकिन खैर इन्हें इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, और ये लिखने में ठीक थे, इनकी नॉलेज भी अच्छी थी, और इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की नॉलेज ठीक थी, इन्होंने ठीक से कम्युनिकेशन किया। मैंने इन्हें कहा था साहब निराश मत होना, पेशेंस रखना, लगातार प्रयास करते रहना, और एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो इनको सफलता मिल गई है, इनको शुभकामनाएं, और अब इस वीडियो को विराम देते हैं, आगे मिलेंगे, नमस्कार।